जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे कहानी से है, जो कहानी से है चैप्टर नंबर 2, जो हमारा गद्य खंड कहलाता है। गद्य खंड से है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विष के दांत। इस विष के दांत शीर्षक कहानी का पूरा अब लेखक के बारे में, कहानी का सारांश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चीजों को एक ही वीडियो में, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव को भी इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और आपको हम बताते चले कि हमारे जो चैनल है यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर आपको क्लास 10 से संबंधित सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना, ताकि टाइमली हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि हम लोग मोटिवेट हो। इससे हम लोगों के अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, जिससे हम और भी बेहतर तरीके से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं विष के दांत, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है बच्चों, इनके बारे में हम लोग एक छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए, इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को पटना का बंदर घाट बोल के एक जगह है, उसी बंदर घाट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, और जहां तक मृत्यु की बात है, इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 को। डेथ कब हुआ था बच्चों? 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, पिताजी का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, और जो माँ थी उनका नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा और माँ का नाम था रत्नावती। ठीक है बच्चों, और ये जो विष का दांत पढ़ रहे हैं, इसकी विधा क्या है, यानी ये जैसे इसके पहले मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किया है। और ये क्या था, इसकी विधा क्या थी, तो मैंने आपको बताया था इसमें विधा जो थी वह निबंध थी। क्या थी बच्चों? निबंध थी। लेकिन ये निबंध नहीं है बच्चों, ये कहानी है। पूछेगा विष के दांत का विधा क्या है, तो हम लोग बोलेंगे यह कहानी है। और नलिन बिलोचन शर्मा भोजपुरी भाषी थे, वो भोजपुरी बोलते थे, क्योंकि हम लोग भैया पटना के हैं, बिहार के, तो हम लोग तो भोजपुरी जानते ही हैं, और हम लोगों का मेन भाषा ही, बिहार के लोगों का मेन भाषा ही भोजपुरी है बच्चों, तो वह भी भोजपुरी बोला करते थे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ उनके बारे में। ध्यान दीजिए, उनकी स्कूल पढ़ाई, यानी जो स्कूली पढ़ाई है, पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। साथ ही उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए भी किया है। उनका स्कूल का पढ़ाई यानी वही 1 to 5, 8, 9, 10, 1 से लेकर 10 तक जो स्कूल का पढ़ाई होता है, वो उन्होंने पटना के कॉलेजिएट स्कूल से किया था। ठीक है, और उसके बाद वो पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत तथा हिंदी में उन्होंने एमए किया। उन्होंने किस भाषा में एमए किया बच्चों? संस्कृत और हिंदी में। 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। 1959 में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे बच्चों। ठीक है, अगर हम उसकी कार्य के बारे में बात करें, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद हरदास जैन कॉलेज आरा में, रांची विश्वविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर वह है। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो हरदास जैन कॉलेज है जो कि आरा में है, वहां रांची विश्वविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में वो प्रधान अध्यापक के पद पर रह चुके थे। 1959 में उन्नीस में पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। यानी पूछा जा सकता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी को पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1959 में,
या किस विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया? तो पटना विश्वविद्यालय का। देखिए उनकी कीर्तियां, कीर्ति मतलब रचना, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, रचनाएं, वो तो बहुत सारा किताब लिखे हैं, ढेरों किताबें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन उनमें से मुख्य किताबों का हम आपको बता देते हैं ना। ठीक है, उन्होंने कई कहानियां, कई किताब, कई उपन्यास और कई आलोचनाएं और निबंध भी लिखा है उन्होंने, जिनमें एक है, पहला उनका मेन बताते हैं हम, जो मेन है वो बता देते हैं। वह साहित्य का इतिहास दर्शन, प्रेमचंद, विश्व के दांत, संत परंपरा और साहित्य दृष्टिकोण, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। ठीक है, एक मानदंड भी है उनकी, एक रचना मानदंड, जो कि आलोचना है, आलोचना ग्रंथ है। मानदंड क्या है? आलोचना ग्रंथ है। तो मानदंड भी उनकी प्रमुख रचना है। तो कई तरह की कृतियां उन्होंने लिखी है। ठीक है, और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद यानी किसी भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करने वाले को प्रयोगवादी कहते हैं। तो प्रयोगवाद के वो मुख्य कर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के दांत कहानी माध्यम के द्वारा, ये विश्व का दांत कहानी, इसके द्वारा वह हमें एक मध्यम क्लास, मिडिल वर्ग के अंदर जो अंतर विरोध की भावना होती है उसको उजागर कर रहा है। ये एक सामंतवाद सोच वाले व्यक्ति की कहानी है जो आप पढ़िएगा, जिनमें सेन साहब जो कि एक पैसे वाले व्यक्ति है, उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी है गिरधारी, उनके सेन साहब के कर्मचारी का नाम गिरधारी है, जो उनके कलर का काम करता है। उस गिरधारी के बेटे मदन के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया है, यानी कहीं ना कहीं एक सामंतवादी सोच को दिखाता है। अब पैसे वाले हैं तो अपने आप का अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, उस सोच को इस कहानी में उजागर किया गया है। सेन साहब और गिरधारी के बीच सामाजिक व्यवहार के लिए जो संघर्ष चल रहा है, सेन साहब और उनका जो एम्प्लॉय है, जो उनका कर्मचारी है गिरधारी, उनके बीच जो भेदभाव का माहौल बना हुआ है, उस पर ये कहानी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, और 12 सितंबर 1961 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये एक महत्वपूर्ण कहानी है, बड़ा मजेदार कहानी है। तो मैं तो पूरा कहानी नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि मैंने विश्व के दांत कहानी का सारांश आप लोगों को बताने की कोशिश की है। एक लंबे कहानी को छोटे स्वरूप में ढाला है मैंने। विश्व का दांत कहानी में सबसे पहले तो याद रखिएगा, सेन साहब और उसकी काली मोटर ऐनक की तरह चमक रही है। यानी ये जो कहानी है सेन साहब की है, जिन्होंने अपनी गाड़ी उस समय खरीदी है, काली मोटर, काली कलर की गाड़ी खरीदी उन्होंने, जो एकदम हमेशा चमका के रखते हैं, एक दाग भी उस पर लगने नहीं देते हैं, और पूरा ऐनक की तरह चमकाते हैं। एक आदमी को डिप्यूट किया हुआ है उसकी सफाई करने के लिए, शोफर को, ड्राइवर को, जो भी कहिए आप, वो गाड़ी की सफाई करता है, गाड़ी में कुछ होने नहीं देता है। ठीक है, वो गाड़ी उन्होंने कितने में खरीदी थी? 7500 रुपए में खरीदी थी। उस समय का 7500 रुपए मायने देता था। ठीक है बच्चों, तो पूछ सकता है कि सेन साहब की गाड़ी की कलर क्या था? काला था। कितने में खरीदी थी? 7500 रुपए में। सेन साहब और उसकी पत्नी तथा 5 बेटी और एक बेटा है। इस कहानी में सेन साहब के परिवार में कौन कौन है बच्चों? उनकी पत्नी है, 5 बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटा जो है उसका नाम है कासू, लेकिन प्यार से कोई उसे खोखा कहता है, कोई कासू कहता है। ठीक है, कोई कासू, कहीं खोखा मिलेगा आपको। बेटे का नाम कासू है, जिसको खोखा भी कहा जाता है। और 5 बेटियां हैं, जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती। ये 5 बेटियों पर उनको एक बेटा हुआ है, और बेटा का मोह ऐसा है कि बेटियों को तो वो पाबंदी में रखते हैं, बट बेटे पे कोई कार्रवाई हुआ नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें उनका कर्मचारी गिरधारी भी है, उसका बेटा मदन है, उसकी पत्नी का जिक्र है कहानी में, एक ड्राइवर यानी शोफर का जिक्र है। ठीक है, उसका सेन साहब का एक मित्र का जिक्र है जो कि पत्रकार है। तो ये कुछ मुख्य पात्र है इस कहानी के। कौन कौन? सेन साहब, उनकी पत्नी, उनकी 5 बेटियां, उनका बेटा गिरधारी, उसका बेटा मदन, उनकी पत्नी, गिरधारी की पत्नी, ड्राइवर, उनका मित्र जो कि पत्रकार है। ये कुछ कहानी के मेन पात्र है। ठीक है बच्चों, इन्हीं पे ये कहानी टिका हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग कहानी को देखते हैं। लेकिन याद रखिए, मेन हीरो इस कहानी का मदन है। मदन इज द रियल हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मदन इज द रियल हीरो ऑफ दिस स्टोरी। चलिए कहानी को देखते हैं।
कहानी की शुरुआत क्या हो रही है? सेन साहब के बंगले पर नई मॉडल की कार आई है। उनके बंगले पर नई मॉडल की कार आई है 7500 रुपए की, जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और किस कलर की आई है? काली कलर की। ठीक है। सेन साहब को चमचमाती अपनी कार पर नाज है। उनको बड़ा गर्व है कि मेरी कार बहुत अच्छी है। और किसकी मजाल जो गाड़ी के पास कोई चला जाए, अगर कोई गाड़ी के पास चला जाता है, गाड़ी को छू लेता है, तो वो उस पर पूरी तरह से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। लड़की बड़ी सुशील है, सब दिखती है। उनकी 5 लड़की, पांचों लड़की बड़ी सुशील, सब अनुशासित, डिसिप्लिन में रहती है। जो माँ बाप बोलते हैं वही करती है। घर से बाहर नहीं जाती है, घर का काम करती है, भाई की भी देखभाल करती है। कहीं भी कभी भी तोड़ फोड़ में उन सबों को की हिस्सेदारी नहीं होती। उनके घर में कुछ भी टूट फूट जाए, ये तोड़ने फोड़ने का हक सिर्फ और सिर्फ कासू को था। घर में कोई भी टूट फूट होती थी तो उसका बेटा कासू यानी खोखा करता था। बेटियों का कोई रोल नहीं, बेटी बिल्कुल सुशील सीधी। परंतु सेन साहब का बेटा अत्यंत नटखट और सेन साहब के दुलार में बिगड़ा हुआ था। कौन था बेटा? कासू, जिसको हम लोग खोखा भी पढ़े। बड़ा दुलार में बिगड़ा हुआ था उनका बेटा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेन साहब का बेटा अत्यंत नटखट और दुलार में बिगड़ा हुआ था। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ठीक है। उनकी महत्वाकांक्षा दिवा स्वप्न जैसी थी। दिवा स्वप्न मतलब होता है दिन में सपना देखना। वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते, कोई भी तोड़ दे, कुछ भी चीज फोड़ दे, तो उसको वो इंजीनियर का गुण देखते थे। बोलते थे अरे ये तो इंजीनियर का गुण है, जो हथौड़ा से खेलता था, तो लकड़ी बनाने वाला, जो छीलने वाला जो आरी होता है उससे खेलता था, छोटे मोटे हथौड़े वगैरह से खेलता था, तो गाड़ी का लाइट भी तोड़ देता है, तो बोलता है ये तो इंजीनियर बनने का लक्षण है इसमें। लेकिन मदन गाड़ी को छू देता है तो उस पर उसको डांट पड़ती है, बोलता है ऐसे लड़के चोर डकैत बनेंगे। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब ये उनकी महत्वाकांक्षा दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने जैसे देखना है। अभी बच्चा क्या बनेगा बड़ा होकर क्या मालूम, और अब सपना देख रहे कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। क्योंकि बेटा यदि कुछ तोड़ भी देता था तो उन्हें लगता था कि मानो मेरा उनका कोई अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहा है। अनुसंधान मतलब होता है अंग्रेजी में रिसर्च। अगर उनका बेटा कुछ तोड़ दे, गाड़ी का लाइट तोड़ दिया, तो बोलता था कि वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, खोज कर रहा है, नया टेक्नोलॉजी, नया तरीके से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तोड़ फोड़ को वो अनुसंधान का रूप देते थे। कासू कुछ भी तोड़ दे तो वो अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो देखते थे कि अरे इंजीनियर कुछ करने के लिए कोई सामान वगैरह तो बर्बाद करता ही, वैसे ही उनका बेटा सामान बर्बाद कर रहा है। कासू नाम का वो उदंड बच्चा कभी गाड़ी की बत्ती फोड़ देता है तो कभी चक्के की हवा निकाल देता है। एक बार वह गाड़ी की लाइट को तोड़ दे रहा है, एक बार गाड़ी के चक्के की हवा निकाल देता है। लेकिन सेन साहब के लिए यह आनंद की बात होती है। सेन साहब के लिए आनंद की बात होती है। उनको अच्छा लगता है कि मेरा बेटा गाड़ी का लाइट तोड़ दिया, हवा निकाल दिया, कुछ अनुसंधान कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उनको वो अच्छी नजर से देखते थे। लेकिन मदन ने गाड़ी छू दी थी तो उसके लिए उसको चोर डकैत गुंडा जो होता है वो बोल चुके थे। ठीक है बच्चों, यहां तो समझ में आ गया आप लोगों को। 5 लड़कियां थी, सुशील थी, लड़का था एक नटखट था, और वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। मानो इस प्रकार का ख्वाहिश हो कि वह दिन में सपने देख रहे हो। बच्चा कुछ भी तोड़ फोड़ देता था तो वो उनको एक्सपेरिमेंट, अनुसंधान लगता था। ठीक है। वह कभी गाड़ी की बत्ती तोड़ देता, कभी चक्के से हवा निकाल देता। सेन साहब को इसमें बड़ा आनंद आता था। ठीक है। दूसरी तरफ उनका किरानी, उनकी फैक्ट्री का किरानी, जो परिवार के साथ फैक्ट्री के आते में ही कोने में रहता था। फैक्ट्री का किरानी था जो उनके फैक्ट्री के कोने में, आहता मतलब होता है बाउंड्री, आहते मतलब बाउंड्री, उसके कोने में एक छोटे से रूम में रहता था। उसका भी एक 5 वर्ष का बेटा था मदन। जिसने कार को देखा तो उसकी लालसा हुई होगी छूने की। ठीक है। बाल सुलभ मतलब तो बच्चे का स्वभाव है। ठीक है। जब वो कार को देखा सेन साहब की तो उसकी इच्छा हुई कि जाके गाड़ी को छुए। ये बाल सुलभ मतलब तो बच्चे का ऐसा होना स्वाभाविक है। गाड़ी वगैरह को देखता है तो वो उसके पीछे भागता है, उसको छूना चाहता है। छूने जा ही रहा था कि ड्राइवर ने मना किया। तो ड्राइवर ने उसको मना किया, उसे डांट कर भगाना चाहा। उसी बीच मदन की माँ आ जाती है। ड्राइवर और मदन की माँ के बीच कुछ बहस हो रही हो जाती है।
ड्राइवर और माँ के मदन के बीच, माँ मतलब जब वो गाड़ी छूने जा रहा था तो ड्राइवर ने उसको मना किया, तो माँ आ गई, माँ बोलती अरे हल्का सा छू लिया तो क्या हो गया, ऐसा कुछ माँ बोली होगी। तो ड्राइवर और माँ के बीच बहस हो जाती है। ड्राइवर ने कहा कि यह लड़का बार बार गाड़ी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, मैंने हटा दिया तो औरत ने आकर मुझसे लड़ पड़ी। हुआ क्या था कि जब वो गाड़ी छूने जा रहा था, छुआ भी नहीं था, तो ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया, मदन को धक्का दे दिया तो गिर गया। तो मदन की माँ दौड़ी दौड़ी आई, उसे उठाया और ड्राइवर को बोला तुमने धक्का क्यों दिया। इससे ड्राइवर और मदन की माँ में बहस हो गई। ठीक है, तो ड्राइवर और मदन की माँ में जब बहस हो गई तो ड्राइवर ने सेन साहब दौड़े दौड़े वहां आए, दौड़े दौड़े जब यहाँ आए तो ड्राइवर ने बोली कि मैं वो तो मदन जो है वो गाड़ी छूने जा रहा था, गाड़ी छू रहा था तो मैंने उसे हल्का सा हटाया, वो गलत बोला क्योंकि हटाने तो वो धक्का दिया था। तो इस पे ये औरत यानी उसकी माँ आके मुझे उल्टा पुल्टा बोल रही है। ठीक है, ये औरत आके मुझे उल्टा पुल्टा बोल रही है। तो इस पर मदन ने के सॉरी ड्राइवर के साथ कंप्लेन करने पर सेन साहब ने कहा कि बच्चा तुम्हारा बड़ा बदमाश है और ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू बनते हैं, ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू बनते हैं, क्योंकि गरीब है तो चोर डाकू बन जाएंगे छूने पे, और आप अमीर है तो आपका बेटा गाड़ी तोड़ भी दे रहा है, हवा निकाल दे रहा है, तो आपका बेटा इंजीनियर बनेगा क्योंकि आप पैसे वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में सामंती बू दिखाई दे रही है, सामंत प्रथा की बू दिखाई दे रही है। इसमें एक सामंत व्यवस्था की स्थिति को इसमें पेश करने की लेखक ने कोशिश की है, पूंजीवादी व्यवस्था को। ठीक है बच्चे, दूसरों के बच्चों के द्वारा गाड़ी छूने का प्रयास करना सेन साहब अपराध समझ में आता था। दूसरे के बच्चे गाड़ी छू दे तो सेन साहब को लगता था कि ये तो जघन्य अपराध है, लेकिन अपना बेटा गाड़ी तोड़ दे तो इंजीनियर बनेगा। बड़ा अजीब स्थिति थी। दंड स्वरूप गिरधर को बुलाकर फैक्ट्री में काम छोड़ने और आवास को खाली करने की आज्ञा मिल जाती है। दंड देने के लिए वो गिरधर को बुलाते हैं। एक बार तो गिरधर को बुला के कहते हैं कि अगर ऐसा करेगा तो तुम फैक्ट्री में काम छोड़ दो या मकान खाली करके चले जाओ, ये लास्ट में बोला जाता है। और गिरधर से ऐसा करने के बाद जब ये घटना होती है, इस घटना के बाद वो गिरधर को कंप्लेन करके मदन को पिटवाते हैं। लेकिन जब एक बार मदन बाहर लट्टू नचा रहा होता है, लट्टू तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग बच्चा में खूब नचाए हैं। तो जब मदन लट्टू नचा रहा था तो कासू जाके बोलता है कि मैं भी खेलूंगा। अभी मदन तो भैया कहा जाए तो गरीब बच्चों के साथ खेलाता है, कासू रईस बच्चा, कासू पूंजीपति वाला, मैं भी खेलूंगा। कासू ने कहा मैं भी खेलूंगा, मदन ने मना कर दिया। तो बस कासू को तो घमंड अपने आप पर, कासू को अपने आप ये घमंड कि मैं तो पूंजीपति का बच्चा हूं, मैं तो पूंजीपति का बच्चा हूं, मेरे पिता मालिक है फैक्ट्री के। जब कासू ने मदन को धक्का दिया तो मदन ने गुस्से से उसके मुंह में मार के उसके दांत तोड़ डाला। जब दांत तोड़ रोते होते आया तो मदन को कासू को रोता हुआ देखकर दंड के स्वरूप में फैक्ट्री से काम छोड़ने और आवास खाली करने की धमकी दिए थे मदन साहब उसको, सेन साहब मदन के पिता को। ठीक है, तो वही चीज यहां मैंने बताया है, क्योंकि बोल देते हैं सेन साहब उसको स्पष्ट रूप से ये समझाते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा नहीं सुधरेगा तो तुम फैक्ट्री छोड़ दो और काम छोड़ के चले जाओ, मेरा आवास भी खाली कर दो। तो उसी दिन एक घटना घट गई, कासू अपने बंगले से निकल कर सड़क पर, हालांकि कासू बाहर नहीं निकलता था, उस दिन कासू अपने बंगले से निकलकर सड़क पर आ गया। जो मैंने बताया, कासू अपने बंगले से निकलकर सड़क पर आ गया और लट्टू नचाते लड़कों को देखा। और जब सड़क पर आ गया तो देखा कि मदन लट्टू नचा रहा है, बंगले के बाहर आ गया तो देखता मदन लट्टू नचा रहा है, तो उसको भी लट्टू नचाने का मन किया। तो उसने उन लड़कों से लट्टू नचाने के लिए मांगा। लड़कों का सरदार मदन था, बाहर में लड़कों का लीडर कौन था? मदन था। कासू और मदन के बीच दमंत छिड़ता है, द्वंद छिड़ता है, द्वंद मतलब झगड़ा छिड़ता है। अगर आप द्वंद नहीं लिख पाते हैं तो लिख देते झगड़ा छिड़ता है। कासू बोलता है मैं लूंगा, कासू बोलता है मैं लट्टू लूंगा, मदन बोलता है नहीं दूंगा। इससे दोनों के बीच द्वंद छिड़ जाता है, झगड़ा छिड़ जाता है। कासू मार खा जाता है, कासू मार खाता है क्योंकि पहले कासू ने उसे धक्का दिया, घमंड के बल पे कासू ने उसे धक्का दिया। तो मदन कहा? मदन तो बाहर, वो तो घर में बर्दाश्त कर लिया, तुम उसके पिता के सामने उसके बाउंड्री के भीतर दिताड़ती, बाहर तुम मेरी जमात में आए हो,
मैं तुम्हें छोड़ूंगा क्या। मदन ने बस उसके 2 दांत तोड़ डाले, ऐसा मारा कि उसका 2 दांत टूट गया। मदन रात को 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से घर में, वो दिन भर घर नहीं आया क्योंकि पहली बार हल्का सा गाड़ी छूने पर सेठ साहब ने उसके पिता को कंप्लेन किया था, तो उसके पिता ने खूब उसकी पिटाई की थी। इस बार तो सेठ साहब के बेटे की दांत ही तोड़ डाली। तो इस बार उसको क्या होने वाला था, इस डर से कासू घर नहीं आया था। लगभग 8-9 बजे पीछे के दरवाजे से घर में घुसा, पहले रसोई में जाकर भरपेट खाना खाया, क्योंकि उसको मालूम था अब तक पिटाई पर नहीं है, पिटाई लगेगी, इसलिए पहले उसने भरपेट खाना खा लिया। फिर माता पिता के परस्पर होते हुए माता पिता के बीच होते हुए बात को सुनने लगा, जिससे पता चला कि पिताजी को फैक्ट्री से छुट्टी मिल गई है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है। बात कर रहे थे पिताजी अम्मा कि नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसको छुट्टी मिल गई, नौकरी से निकाल दिया गया है, और कल मकान भी खाली करना पड़ेगा। इस चीज का जब वो बात सुन लिया कि मतलब छुट्टी मिल गई है, कल मकान भी खाली करना है, तो मदन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। वहां सिर्फ ये बात हो रही थी कि मकान खाली करना है, नौकरी से निकाल दिया गया है। मदन समझ गया कि पिताजी के ऊपर पिताजी गुस्सा में नहीं है, क्योंकि मदन के बारे ऐसा नहीं बोले थे आएगा मदन तो मारेंगे, उसके कारण नौकरी चली गई, ये सब कुछ नहीं बोले थे। बस सिर्फ बोले थे कि कल से नौकरी छूट गई है, कल से हम लोगों को नौकरी छूट गई है, कल हम लोग ये बंगला ये जो घर मिला हुआ है उस घर को खाली करके चले जाएंगे। तो वह मदन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा था, तो मदन को लगा कि उसके पिताजी गुस्सा में नहीं है, तो वो धीरे धीरे दबे पांव सोने चला। और सोने जब जा रहा था, एकदम धीरे धीरे करके सोने जा रहा था, तो पैर से बर्तन टकरा गया, और बर्तन जैसे पैर से टकराया आवाज हुई, तो आठ पाकर गिरधर कमरे में के बाहर से आकर मदन को देखकर उठाकर मदन को शाबाशी देते, तब तक छिपके जाके जा रहा था, सो गया। पिताजी के डर से वो सो गया। बर्तन की आवाज सुन के जब गिरधर आए, तो गिरधर आके देखते हैं मदन सोया हुआ, तो मदन को उठाया, उसको शाबाशी दी, बोले शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने खोखा को तोड़ के 2 दांत तोड़ दिए। और दोनों हंसते हैं, करके हंस रहे हैं, क्योंकि मदन का बाप कहता मैं तो मजबूर था, मैं जान चाहकर भी अपनी नौकरी बचाने के लालच में उसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन तुमने तो बेटे उसके 2 दांत तोड़ दिए, जवाब तो तुमने दिया। तो मदन के इस घटना से गिरधर को बड़ी खुशी होती है कि मेरे बेटे में हिम्मत है लड़ने की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह यह कहानी क्लियर हुआ। अब हम लोग इस कहानी में मौजूद कुछ प्रश्न उत्तर की को भी देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला गया है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता समझाएं। यानी ये क्वेश्चन याद रखिएगा 2016 में पूछा गया है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता समझाएं। यानी इस कहानी का जो नाम विष का दांत दिया गया है, ये कहानी का नाम शीर्षक मतलब जो कहानी का नाम होता है उसको शीर्षक कहते हैं। ये विष का दांत जो नाम दिया गया है, क्या ये सही है, इसका सही अर्थ है, इसी को समझाने के लिए कहा गया है। सार्थक यानी इसके अर्थ के साथ समझा। तो देखिए, कहानी का नलिन विलोचन जी द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी का शीर्षक सार्थक है। यानी ये कहानी जो है बिल्कुल अर्थ के साथ लिखा गया, सही है, ये सार्थक शीर्षक है। सांप के दांतों में 2 विष के दांत होते हैं, सांप में भी 2 विष के दांत होते हैं। यदि यह टूट जाता है तो सांप विषहीन हो जाता है। ठीक है, सेम कासू के भी 2 दांत थे, दोनों को तोड़ दिया। सेन साहब का खोखा सांप की तरह विषैला था, वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रोक जमा देता था, किसी की भी पिटाई कर देता था। सांप की भांति फुफकारने वाला सेन साहब का पुत्र कासू मदन के मार ऐसा खाया कि पुनः वह गली में आकर किसी पर फुफकार नहीं सकता था, मानो उसके विष के दांत मदन ने तोड़ दिए। यानी ये कहानी में विष का दांत बिल्कुल सार्थक बताया गया है, क्योंकि विष का दांत यानी सांप के 2 दांत होते हैं, दोनों विष के दांत होते हैं। अगर वो दांत टूट जाए ना तो सांप विषहीन हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सेन साहब के खोखे को भी उन्होंने सांप की तरह विषैला बताया है, क्योंकि वह भी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी पर भी रोप चाटता था, किसी की भी पिटाई कर देता था, क्योंकि उसको घमंड था मैं एक फैक्ट्री ओनर का बेटा हूं। ठीक है, वह किसी पे भी फुफकारने लगता था। पुत्र कासू मदन से एक दिन यह हुआ कि वही लट्टू नचाने के बात पर मदन ने कासू को ऐसा मारा कि उसके दोनों दांत तोड़ दिए।
अब वह उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकलकर लड़कों पर फुफकार मारे, उसको डराए धमकाए, अपना रोब जमाए, क्योंकि वह जो था उसके मन में एक डर पैदा हो गया कि बाहर जाके, पहले तो कोई नहीं मारता था, किसी को भी धक्का दे देता था, सब डरते थे, तो उसके मन में एक रौब था कि कोई हमको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब मदन से मार खा लिया था, उसके मन में एक डर बैठ गया ना कि बाहर जाएंगे तो कोई भी हमको मारेगा, जैसे मदन मारा है वैसे और कोई हमको मारेगा। तो जब ये डर मन में बैठ गई तो उसके बाद उसने फुफकारना बंद कर दिया, यानी बाहर निकल के रौब झाड़ना बंद कर दिया। तो इस प्रकार ये क्लियर होता है कि ये जो शीर्षक है बिल्कुल सार्थक और सही है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करना है। यानी सेन साहब के परिवार में बच्चों के साथ जो लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा था उस पर अपना तर्क देना है। ठीक है, लिंग आधारित भेदभाव मतलब क्या हो गया, लड़का लड़की के साथ जो भेदभाव था उस पर तर्क दीजिए। तो देखिए, सेन साहब के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा था। सेन साहब के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा है। सेन साहब की और उसकी पत्नी बेटा को अधिक प्यार करते हैं। सेन साहब और उसकी पत्नी अपने बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, बेटा की गलतियों पर खुश हो जाते हैं। बेटा गलती भी करता तो खुश हो जाते हैं, क्यों नहीं खुश होते? वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे भविष्य में, बेटा कोई गलती करे तो खुश हो जाते थे, क्योंकि वो अपने बेटे को भविष्य में इंजीनियर बनाना चाहते थे, इंजीनियर के रूप में देखते थे। परंतु बेटी तो उसके हाथों की मानो कठपुतली थी, बेटी को जो बोलती थी बेटियां वही करती थी, और बेटियां सुशील सभ्य थी, बेटियों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। बेटियां हर समय अपने माँ और पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रखे थे। बेटियां हर समय अपने माँ और पिता का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती थी। फिर भी उन्हें बेटियों से ज्यादा प्यार नहीं था। वो बेटी से ज्यादा अपने बेटों से प्यार करते थे, क्योंकि वो बेटे को इकलौता बेटा था भाई, इकलौता बेटा था। खान पान में कासू जो चाहता तुरंत हाजिर हो जाता, खान पान में भी भेदभाव था, कासू जो मानता वो हाजिर हो जाता, परंतु बेटियों के लिए नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि उनके परिवार में पालन पोषण में भी, खान पान में भी बेटे और बेटी के भी भेदभाव था। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है 11 में, 14 में, 19 में। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो याद रखिएगा, खोखा जीवन के नियम और घर के नियम के मामलों में अपवाद था। यानी घर का नियम भी नहीं मानता था वह, और जीवन का नियम भी नहीं मानता था। तोड़ फोड़ दिए उसको आनंद आता था, किसी पे रोब झाड़ दिए आनंद होता था, बहनों के साथ झगड़ा कर लिए आनंद होता था। यानी एक तरह से वो अपवाद था घर के नियमों के बारे में। ठीक है, घर के नियमों के बारे में अपवाद था, और इसके अलावा वह जीवन के नियमों के बारे में भी अपवाद था। क्यों था, आप इसको बना के लिख सकते थे, क्योंकि 5 लड़कियां थी परिवार में, ऐसे भी लिख लीजिए, परिवार में 5 लड़कियां थी, और बुढ़ापे में सेन साहब को बेटा हुआ था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुलार मिला उनको, सेन साहब से बहुत ज्यादा प्यार मिला। उस दुलार और प्यार में वो इतना ज्यादा भाग गया कि वह नियमों का कोई भी पालन ही नहीं करता, नियमों को अनदेखा करता था। इसीलिए वह क्या था, एक अपवाद था। यानी सब पे नियम लागू होगा, किस पे नहीं होगा? तो सेन साहब के बेटे खोखा पर नहीं होगा। नियम सब पे लागू होगा, खोखा पे नहीं होगा सेन साहब की नजर में, क्योंकि बुढ़ापे में उनको बेटा हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट में लिखा गया है। देखिए, खोखा जीवन के नियम और घर के नियम के मामले में अपवाद था। 5 लड़कियों के बाद खोखा एक बेटे के रूप में जन्म लिया था, यानी अर्थात बुढ़ापे में खोखा का जन्म हुआ था, जिसके कारण माँ बाप को खोखा से बहुत ज्यादा प्यार था। और वो प्यार में इतना बहक गया, इतना बिगड़ गया कि ना वो घर के नियम को मानता, ना वो जीवन के नियम को मानता। इसीलिए सब पर नियम लागू होता, खोखा पर नहीं होता, इसीलिए वो एक तरह से अपवाद था। ठीक है बच्चों, ये 11 में, 14 में, 15 में पूछा, थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा, मैंने जो बोला उसी को आप फेर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, सेन दंपत्ति, यानी सेन दंपत्ति बोलने का मतलब क्या था? सेन साहब
और उसकी बेटी पत्नी, उसको सेन दंपत्ति कहेंगे। खोखा में कैसी संभावनाएं दिखते थे, ठीक है, और उन संभावनाओं के लिए उन्हें उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। यानी खोखा में सेन साहब कैसी संभावना दिखते थे और वो इसके लिए कैसा शिक्षा तय किए थे। देखिए, सेन दंपत्ति यानी उनकी पत्नी और सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे, चाहते थे इंजीनियर बने, भविष्य को इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि वह उनकी आंखों का तारा था, बहुत प्यार करते थे, बुढ़ापे में हुआ था, ठीक है, 5 बेटी पे एक बेटी हुआ था। उनको इंजीनियर बनाने के लिए वो ट्रेनिंग दी जाती थी। इंजीनियर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, अभी से, बचपन से ही उनका शिक्षा का व्यवस्था वही था कि सेन साहब की कंपनी का, देखिए शिक्षा का व्यवस्था क्या था, सेन साहब की था कि सेन साहब की कंपनी का एक बढ़ई हर घर आकर घंटे उसके साथ ठोक पीट करता था। सेन साहब के फैक्ट्री में बढ़ई थे, लकड़ी का काम करने वाला, वह घर में आकर के खोखा को लेके उसके साथ घंटे भर बैठ के ठोक पीट करता, उसको हथौड़ा, रेंच, स्क्रू वगैरह की जानकारी देता, क्योंकि सेन साहब को लगता था कि ऐसा कराने से वो इंजीनियर बन जाएगा। इसीलिए घर पर ही उन्होंने एक बढ़ई को ठोक पीट करना सिखाना, मशीनों की, हथियार की जानकारी देना उनको बचपन से ही शुरू कर दिया था। उसी में उसने एक बार ठोक दिया उनके गाड़ी के लाइट पर, लाइट फोड़ दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, लड़कियां क्या है, कठपुतली है और माता पिता को इस बात पर गर्व है, इस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट करें। सबसे पहले याद रखिए, ये जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है। यह पंक्ति किससे लिया गया है, हिंदी के विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। यह लिखना ही पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सेन साहब को 5 लड़कियां हैं, सेन साहब को 5 लड़कियां हैं, 5 सुशील है, सब है, ये सभी लड़कियां कठपुतली जैसी है। कठपुतली मतलब होता है काठ का ऐसा पुतला जिसको आप जैसे चाहें वैसे नचाएं। तो ये सभी लड़कियां कठपुतली जैसी है, यानी नियम के साथ चलती है। सचमुच में यह सभी कठपुतलियां हैं, हर नियम को फॉलो करती है, माँ बाप जो कहता है वही करती है, क्योंकि ये सभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मानते थे, उनके नियमों पर चलते थे। उनके साथ खान पान में भी अंतर था। वो देखते थे कि पिता माँ बाप खोखा को ज्यादा मान रहे हैं, हमें कम मान रहा है, फिर भी लड़कियां कुछ नहीं बोलती थी, सिर्फ माँ बाप के इशारों पर चलती थी। खाना पीना में भी खोखा जो मांगता मिल जाता, लड़कियों को नहीं दिया जाता था, ठीक है। वो अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो इस प्रकार पता चलता कि बेटियां कठपुतली थी और माँ बाप को उनपे गर्व था कि देखो, सबको शान से कहते थे कि मेरी बेटी देखो सीधी सादी है, जो मैं बोलता हूं वही मानती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, खोखा के दुर्लित स्वभाव, दुर्लित मतलब होता है गलत व्यवहार, मतलब उदंड स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। सेन ने खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण सेन साहब ने, सेनों ने बोलने का मतलब क्या होता है, सेनों ने कर सकते हैं, सेनों ने मतलब था सेन साहब उसकी पत्नी ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। देखिए वही चीज है, ये सबसे पहले तो लिखना होगा प्रस्तुत पंक्ति, इसका स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले लिखना होगा प्रस्तुत कर्म पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के विष के दांत से लिया गया है। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के विष के दांत से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां होने के बाद, सेन साहब को 5 लड़की थी, उनके होने के बाद खोखा का जन्म हुआ, जो उनकी आंखों का तारा था, बुढ़ापे में जन्म हुआ बेटा, उनकी आंखों का तारा बन गया, जो सेन साहब का इकलौता पुत्र था, जो स्वभाव से अच्छा नहीं था। खोखा जो था स्वभाव से अच्छा नहीं था, उसके लिए कोई नियम नहीं था। जब तक 5 लड़कियां परिवार में थी, ढेर नियम घर में, सुबह उठना, टाइम पे जाना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं। वह घरों में सामान तोड़ फोड़ करता था, जिससे दंपत्ति को लगता था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियर बनने का है। घर में सामान तोड़ फोड़ करता था, तो सेन दंपत्ति यानी पति और पत्नी को लगता था कि उसका बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो लाखों गलती करता था, फिर भी उस पर इंजीनियर का ही गुण उनको दिखाई देता था। वह लाखों गलती करता, कोई भी गलती करता तो साफ बोल देते थे, अरे इस इंजीनियर वाला गुण है, उसमें उनको इंजीनियर का गुण दिखाई देता था, ठीक है बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ऐसे ही लड़की आगे चलकर चोर गुंडे बनते हैं। ऐसे ही लड़की आगे चलकर चोर गुंडे बनते हैं, इसका भी भाव स्पष्ट करें। तो मैंने अभी स्टोरी में बताया ना, जब खोखा ने गाड़ी छूने की कोशिश की तो ड्राइवर के द्वारा खोखा को धक्का दिया गया, तो मदन की माँ ने, नहीं मिस बोलती है हमको, मिस बोलती, खोखा बोलती। जब मदन ने गाड़ी छूने की कोशिश की, किसने? मदन ने गाड़ी छूने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया, तो मदन की माँ ने उससे आगे बरझक की। तो जब सेन साहब को ये बात पता चला, तो सेन साहब ने मदन की माँ को कहा कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। तो इसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया। तो भाव स्पष्ट जब भी करने के लिए कहा जाए तो आप यही कहिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के विष के दांत शीर्षक लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं कि सेन साहब की नई गाड़ी होती है, सेन साहब के पास एक नई गाड़ी होती है जो नया मॉडल है, 7500 रुपए में वो खरीदा है। उसको मदन छूने का प्रयास करता है, जिसको देखकर ड्राइवर उसे झगड़ने लगता है, तथा ड्राइवर मदन को धक्का देता है। इस पर मदन भी ड्राइवर को मारने के लिए झपटता है। और यह देख सेन साहब मदन की माँ को कहते हैं कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर गुंडे बनते हैं, क्योंकि मदन की माँ भी सेन साहब के ड्राइवर से बकझक कर लेती है। तो बोलती, तुम तो अपने बच्चे को बढ़ावा दे रही हो। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे बनते हैं। इस कहानी में सेन साहब ने मदन की माँ से कहा है। देखिए, मेरी बातों को समझिए और कोशिश करिए हमेशा अपनी भाषा में लिखने का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है, भाव स्पष्ट करें। ये कब हुआ? तो जब एक बार आते यानी ग्राउंड से बाहर यानी कैंपस से बाहर निकल गया सेन साहब का बेटा खोखा। और जैसे बाहर निकला तो बाहर उन्होंने कुछ बच्चों को लट्टू नचाते हुए देखा। बोला, मैं भी नचाऊंगा। लेकिन वहां जो बच्चे का ग्रुप, तो उसका सरदार कौन था? मदन था। मदन भैया बाहर था, वहां तो वो शेर था, तो उसने लट्टू नचाने के लिए मना कर, बोला नहीं देंगे। तो इस पर खोखा ने उसको धक्का दे दिया। इस गुस्से में मदन ने उसको मार के उसके 2 दांत तोड़ डाले। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हंस बोला गया है खोखा को, और कौवा की जमात बोला गया है जो मदन का ग्रुप था। यानी हंस बोला गया है सामंत वर्ग के बच्चों के लिए, और मदन बोला गया है किनके लिए? मदन सब कौवे की जमात बोला गया है जो गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, उनको कौवा की जमात बोला गया है। यानी मदन यानी हंस कौवा की जमात यानी मदन के ग्रुप में शामिल होने के लिए लग गया था, लट्टू नचाने के लिए। तो वही चीज को समझाना है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के विष के दांत से लिया गया है, विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, कवि लिख दिया, सॉरी बच्चों, लेखक हो गया यहाँ, जहां मैंने कवि लिख दिया होगा उसको आप काइंडली लेखक कर दीजिएगा। लेखक बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई है। अमीर हंस के संबोधक है, गरीब कौवा का। जहां खोखा एक अमीर बाप का लड़का रहता है, जबकि मदन एक गरीब बाप परिवार का था। खोखा गरीब बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसका विरोध करता है। वो अपने टीम में खोखा को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता है। इसीलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया कि खोखा जो हंस है, मदन जो कौवे के रूप में दर्शाया गया है, उससे मिलने के लिए, उसकी जमात में शामिल होने के लिए व्याकुल हो रहा है। हाँ, दोनों मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। यानी खोखा जो हंस जो है वह कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया है, व्याकुल हो गया है, उसके साथ लट्टू नचाना चाहता है। लेकिन मदन भैया कौवे की जमात काव काव करेगा, नहीं शामिल होने देंगे। उसी में विष का दांत तोड़ दिया उसका, 2 विष का दांत नहीं बोलेंगे, उसका 2 दांत तोड़ दिया, जो कहानी में विष के दांत का संबोधक है। 9वां नंबर है बच्चों, सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेन साहब, ठीक है, और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह उत्तर दिया? ठीक है बच्चों, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई
और पत्रकार मित्र ने क्या जवाब दिया। ध्यान दीजिएगा, सेन साहब और उसके मित्रों के बीच अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बात हो रही थी। कौन सा मित्र? वही मित्र जो पत्रकार था। बच्चे का, आने वाले बच्चे, भविष्य में बच्चे को क्या बनाएंगे, इस विषय पर सेन साहब उनके मित्र के बीच बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों को बार बार कहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बार बार एक ही बात बोलते कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। इस बात को वो बार बार रिपीट कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे। उसी बीच पत्रकार मित्र महोदय ने कह दिया कि मैं अपने बेटे को सबसे पहले एक नेक सभ्य व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय ने क्या कहा, जब ये बार बार कह रहे थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, तो पत्रकार मित्र ने कहा कि मैं अपने बेटे को एक नेक सभ्य व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो चाहे अपने मन से बन सकता है, लेकिन सबसे पहला क्या होना चाहिए, नेक और सभ्य व्यक्ति बच्चे को बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कड़ा जवाब रहा सेन साहब को। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद होती है, उस विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, कहानीकार ने ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है। यानी सामंती मानसिकता यानी एक ड्राइवर, एक सामंत के इशारे पर नाचने वाला, अपने मालिक को ही फॉलो करने वाला, और ड्राइवर होने के नाते भी गरीब बच्चे के सोच पर ध्यान न देने वाला, एक ऐसे छवि के रूप में ड्राइवर को दिखाने की कोशिश की गई है। मदन एक गरीब बच्चा है, उसके सिर्फ मोटर स्पर्श करने से, यानी गाड़ी के छूने मात्र से उसे ढकेल दिया जाता है, जिस कारण उसे चोट लगाती है। सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार इशारा करते हुए बताना चाहते हैं कि पूंजीपति वर्ग द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। यानी जो ड्राइवर, जब मदन गाड़ी छूने के लिए मदन जाता है, तो ड्राइवर जब उसको धक्का देता है तो मदन को चोट आ जाती है, इसीलिए उसकी मां झगड़ा करने आती है। ठीक है, तो ये बताता है कि किस प्रकार पूंजीपति वर्ग द्वारा गरीब लोगों का शोषण किया जाता था, और उनके यह काम करने वाले लोग किस तरह सामंती मानसिकता के हो जाते थे, उन्हीं की सोच के बन जाते थे। ड्राइवर सामंती मानसिकता का बन गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, 17 में, 21 में, 23 में पूछा गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण, कासू द्वारा मदन से लट्टू मांगा था। लट्टू हो गया, लड्डू लिखा गया, लट्टू होगा, लट्टू नचाना मांगना था। कासू ने मदन से लट्टू नचाने के लिए मांगा, यही उसके झगड़े का कारण था। मदन देने से इनकार करता है, जिस कारण कासू रौब दिखाना चाहता है कि मैं तो भैया पूंजीपति वर्ग का बेटा हूं, मैं फैक्ट्री के मालिक का बेटा हूं, और मदन को मारता है, यानी धक्का देता है। फिर मदन भी कासू को मारता है। तो लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि बच्चों में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता है। बच्चे ये नहीं समझते हैं कि वह मेरे पिता के मालिक का बेटा है, उसकी जी हजूरी करना नहीं जानते हैं। बच्चे में साम्यवादी मानसिकता का डर नहीं होता है। बच्चे ये नहीं समझते कि कौन किस पद पर है या क्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस वह सामंती मानसिकता से मुक्त रहते हैं। वह जो चाहे बाद में जो चाहे हो जाए, इसकी परवाह वो बिल्कुल नहीं करते हैं, एकदम परवाह नहीं करते हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, ये परवाह वो एकदम नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है, महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीत होती है। आपने देखा होगा, अमीर और गरीब जब भी लड़ते हैं तो हमेशा अमीर जीतता है। यानी महल हो गया अमीर, गरीब हो गया झोपड़ी, तो इनके बीच महल यानी अमीर की जीत होती है। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, कब होती है? महल और झोपड़ी के बीच में महल की जीत तब होती है जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। यानी दूसरे गरीब लोग अगर अमीर के फेवर में चल जाते हैं तो ही अमीर लोगों की जीत होती है। अगर गरीब लोग एकजुट हो जाते हैं तो अमीरों की जीत नहीं होती। यानी जब अपने ही लोग उसकी मदद के खिलाफ, यानी जब झोपड़ी वाले ही झोपड़ी वाले के मदद के खिलाफ हो जाते हैं, जैसा कि ड्राइवर एक झोपड़ी वाला व्यक्ति था और मदन भी झोपड़ी वाला व्यक्ति था, और वह झोपड़ी वाला होते हुए भी झोपड़ी वाले के खिलाफ हो गया, मदन को गाड़ी छूने पर धक्का दे दिया, तो ऐसे में ही ना आपको झोपड़ी वालों की जीत होगी, महल वालों की जीत होगी। अगर ड्राइवर उसको धक्का ही नहीं देता, उसको छू लेता,
गाड़ी छूने के बाद भी कुछ नहीं बोलता, ठीक है, बोलता ठीक है छू लो, समझा देता, फिर गाड़ी साफ कर देता। तो क्या है झगड़ा होता? यानी कहीं ना कहीं अगर झोपड़ी वाले ही अपने आदमी के खिलाफ हो जाते तो ही महल वाला जीतेगा। यानी गरीब ही गरीब का सपोर्ट ना करे, अमीर का सपोर्ट करने लगे तो 100% अमीर को जीत होती। लेखक इस कथन का एक उदाहरण बताते हैं। देखिए, सेन साहब की नई चमचमाती काली गाड़ी थी, उसे छूने के अपराध में मदन ने केवल सोफर और ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है, खाली छूने के कारण ड्राइवर के द्वारा घसीटा जाता है या धक्का दिया जाता है। अभी तो बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से उसको पिटवाया जाता है। यानी से सिर्फ गाड़ी छूने मात्र से सोफर अर्थात ड्राइवर उसको धक्का देता है, उसको चोट लगती है, यहाँ तक कि उसके पिता गिरधर से कह के सेन साहब बेरहमी से मदन को पिटवाते भी है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू लिखा गया, लट्टू होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लट्टू होगा, लट्टू ऐसे लिख दीजिएगा, लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है कि कल इसके घर में मार खाए तो हम अपने आप में क्यों खिलाएंगे, अपने साथ क्यों खिलाएंगे। दोनों की लड़ाई बड़ी रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई एक तरह से महल और झोपड़ी की लड़ाई बन जाती है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है, खोखा को मारता है, उसका तो दांत तोड़ देता है। ये स्वाभिमान की लड़ाई थी जिसमें झोपड़ी वालों की जीत थी। अक्सर महल वाले जीतते हैं, लेकिन यहाँ कौन जीता बच्चों? यहाँ झोपड़ी वाला जीता, ठीक है, क्योंकि यहाँ महल वाले उस खोखा की मदद करने के लिए कोई दूसरा लड़का उसके सपोर्ट में नहीं आया, जैसा कि पहली बार ड्राइवर सेन साहब की सपोर्ट में था। ठीक है बच्चों, 13वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखा गया है 13वां नंबर क्वेश्चन करता है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित करने के बजाय उसे छाती से लगा लेता है। रोज रोज हल्के बात पे मदन को मारने वाला गिरधर जब वह कासू को मारता है तो मदन उसको गले से लगा लेता है, ऐसा क्यों? सॉरी, जब वो कासू को मारता है गिरधर हल्की सी बात पर अगर कोई मदन गलती करता है तो उसको खूब पिटाई करता है। लेकिन एक दिन जब वह मदन कासू को पीटता है तो उसका बाप गिरधर इस बार उसको पीटने के बजाय गले से लगा लेता है, ऐसा क्यों? तो याद रखिए, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, सब जान रहे हैं। उनके ही बंगले के अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था। आउट हाउस मतलब था जो बाहर एक कोना में बना हुआ एक छोटा सा हाउस होता है, घर के बाहर होता है, बाउंड्री से सटा हुआ, उसको आउट हाउस करते हैं। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती है तब गिरधर मदन की पिटाई करता है। जब भी सेन साहब मदन की शिकायत करते हैं गिरधर उसको जमकर पीटता है, क्योंकि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा होता है। गिरधर सेन साहब की हर बात मानने के लिए विवश है, क्योंकि नहीं मानेगा तो नौकरी से निकाल देगा, तो घर चलेगा कैसे? ठीक है, तो वो मजबूर है। लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देता है, कासू में जो घमंड था उसका जवाब देता है और उसके मार खाने से उसके दांत टूट जाते हैं, यानी मार करके उसके दांत को तोड़ देता है, तब उसके पिता में गर्व और खुशी आती है, वो उसे शाबाशी देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो काम वो स्वयं नहीं कर पाया उसे उसके पुत्र ने कर दिया, क्योंकि न चाहते हुए भी गिरधर को अपने बेटे को मारना ही पड़ता था, क्योंकि मालिक कर दिया है, उसके सामने पिटवाते थे कभी कभी, लेकिन वह मजबूर था, नौकरी निकल जाती। लेकिन आज उसके बेटे ने उसे पीट दिया, ठीक है, पीट दिया, जिससे वह गौरवान्वित थे, खुशी था कि मेरे बेटे में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति है। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध एक प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। यानी मदन जो है शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक ज्वाला, एक प्रतीक का संबोधन करता है कि मैं अन्याय, अत्याचार और शोषण बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उसकी निर्भीकता का से प्रभावित होकर गिरधर, उसकी इस हिम्मत को से प्रभावित होकर, उसकी निर्भीकता, निडरपन से प्रभावित होकर गिरधर उसको गले से लगा लेते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब मदन और कासू के बारे में बताने बोला गया है, तो ध्यान दीजिए, तीनों के बारे में देखते हैं। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर ही बोला गया बच्चों, गिरधर के बारे में बताने के लिए बोला गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले सेन साहब के बारे में कुछ बातें ले लेते हैं। सेन साहब को ना सो कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब एक मेन कैरेक्टर है कहानी में। नई गाड़ी खरीदी है उन्होंने, काली रंग की, 7500 रुपए की, इसलिए वो चाहते हैं कि गाड़ी से सब दूर रहे। सेन साहब ने दिखावा बहुत अधिक है, वो अपने आप को दिखाते बहुत ज्यादा है, शो अप करने का उनको आदत है। ठीक है,
अपने पुत्र के संबंध में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं कि हम अपने पुत्र को इंजीनियर बनाएंगे, ठीक है। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे की प्रशंसा उनको पसंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने बेटे की प्रशंसा उनके सामने कर दे वो पसंद नहीं है। उनको लगता है कि उनका बेटा ही सबसे अच्छा है, वो अपने बेटे के सामने किसी की प्रशंसा पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के हैं, सामंतवादी सोच के आदमी है, उन्हें अपने पैसे पर घमंड है। और इस कहानी में एक सामंत के रूप में सेन साहब को दिखाया गया है, ठीक है, पूंजीपति के रूप में दिखाया गया है। मदन सेन साहब के कर्मचारी गिरधर का बेटा है जो उन्हीं के आते में रहता है, ठीक है। मदन उसी का लड़का है। मदन सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उनके आते में रहता है, उसी गिरधर का मदन लड़का है। सेन साहब का कर्मचारी गिरधर का मदन क्या है? लड़का है। साहसी और निर्भीक है वह, सामान्य लोगों की तरह वह शरारत भी करता है। बच्चा है तो बच्चा में बाल स्वभाव होता है, शरारत करेगा। इसी कारण कासू से उससे झगड़ा हो जाता है, नहीं खेलने देंगे लट्टू, नहीं नचाने देंगे लट्टू, शरारत बच्चे का। इस बात पर कासू से उससे झगड़ा हो जाता है, तो मदन भी उसे उसी भाषा में जवाब देता है, उसके दांत को तोड़ देता है। ये मदन के बारे में लिख दिए। कासू, अब कासू के बारे में लिख देते। कासू बाबू सेन साहब का इकलौता पुत्र है। 5 बेटी के बाद बुढ़ापे में वो बेटा हुआ था, इकलौता पुत्र था अपने माँ बाप का। लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया था, बहुत दुलार में था इसलिए बिगड़ गया था। शरारत करने में भी माहिर हो गया था। अपने ही घर में किसी को महत्व नहीं देता था, हर जगह रौब दिखाता था। यानी अपनी 5 बहन को भी वो कोई वैल्यू नहीं देता था, हर जगह अपना रौब झाड़ता था। उसको लगता था कि उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। अगला कैरेक्टर है गिरधर। गिरधर अगला कैरेक्टर कौन है बच्चों? गिरधर है। गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है जो उन्हीं के हाथे में रहता है, उसी का बेटा मदन है, ठीक है। वो बेहद सीधा और सरल कर्मचारी, बिल्कुल सीधा है। मालिक डांट देता है, चुपचाप मार के सुन लेता है। यदा कदा इसे सेन साहब के गुस्से को भी झेलना पड़ता है। कभी कभी तो सेन साहब उसको पूरी तरह से बेइज्जत कर देते हैं, झाड़ देते हैं। सिर्फ नौकरी न चल जाए इस लालच से वह, डर से वह कोई जवाब नहीं देता है। और गिरधर मदन का पिता है। गिरधर मदन का पिता है, जो जानते हैं आप इसमें लिख दीजिएगा, कोई भारी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्वक जवाब दे। आपको क्या लगता है कि कहानी का नायक कौन है? तो देखिए, हमारी दृष्टि में विष के दांत कहानी का मेन नायक है मदन। नायक मतलब हीरो, वो मदन है। नायक किसको कहा जाता है? तो नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले नायक कौन था इसका कहानी छोड़िए, अब नायक जिसको कहा जाता है वह कौन, उससे सुनिए। सबसे पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, सुसंस्कृत हो, शिक्षित हो, युवा हो, कला प्रेमी हो। पुराने समय में लोग मानते थे नायक वही है जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कल्चर्ड हो, पढ़ा लिखा हो, युवा हो और कला प्रेमी हो। लेकिन आज नायक का शर्त बदल गया है। अब नायक के संबंध में यह शर्त मान्य नहीं है। कोई भी पात्र नायक का पद का अधिकारी है। कोई भी पात्र, ये जरूरी नहीं कि ऊंचा कुल में हो, सुसंस्कृत हो, शिक्षित हो, कोई भी पात्र नायक बन सकता है यदि पूरी घटना का मुख्य संचालक वही हो। यानी पूरी जो कहानी की घटना है वो उसी के इधर गिर्द घूमे तो वही नायक होगा। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो होगा, जिसके चारों ओर कथा वस्तु, जिसके महत्व कथा वस्तु देंगे, पूरे कहानी में जो मेन प्रभावशाली कैरेक्टर होगा, मेन प्रभावशाली चरित्र होगा, कथा वस्तु जिसके चारों ओर घूमेंगे, इस दृष्टि से विचार करने वाले से स्पष्ट होता है कि कहानी का नायक मदन है। क्योंकि पूरी कहानी मदन के इधर गिर्द घूमती है। मदन ही कथा वस्तु यानी मदन ही नाटक का मेन हीरो है, उसी के चारों ओर पूरी कहानी घूमती है। इसमें मदन का चरित्र ही सबसे अधिक प्रभावशाली है। मदन को ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखाया गया है। पूरे कथा वस्तु में मदन का ही चरित्र महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण मदन ही दिखाया गया है। यहाँ तक कि मदन खोखा का विष का दांत भी उखाड़ने में, जो विष का दांत होता है खोखा का, उसको तोड़ने में, महत्वपूर्ण घटना को अंजाम देने में मदन ही संचालक के रूप में काम कर रहा है। खोखा के विष के दांत को उखाड़ने में जो इस कहानी का महत्वपूर्ण घटना है, इसी के नाम पे कहानी का नाम विष का दांत पड़ा है, वो इस कहानी का महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को अंजाम देने में भी खोखा का ही रोल है, मदन का ही रोल है। इसीलिए अतः निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है। यानी बिना किसी विवाद के रूप से, स्पष्ट रूप से कहानी का नायक कौन है बच्चों? मदन है।
क्योंकि पूरी कहानी मदन के इधर गिर्द घूमती है। पुराने समय में लोगों की धारणा थी कि जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो सुसंस्कृत हो, शिक्षित हो, जो कला प्रेमी हो, वही नायक होगा। लेकिन अब बदल गया है। नायक उसको कहेंगे जो कहानी का मुख्य पात्र होता है, मुख्य संचालक होता है, जो पूरी कहानी में सबसे प्रभावशाली होता है, जिसके चारों ओर पूरी कहानी घूमती है, ठीक है, उसी को हम नायक देंगे। और मदन का चरित्र ऐसा ही, उसी पे पूरा कहानी डिपेंड है। यहाँ तक कि उसने खोखा के विष के दांत भी तोड़ना है। इस कहानी का नाम पर है विष का दांत। उसको तोड़ने का मेन घटना किस पे डिपेंड है? मदन पे ही। उसको तोड़ने का काम भी मदन ही करते हैं। तो निर्विवाद रूप से मदन ही कहानी का मेन पात्र है, हीरो है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, आरंभ से ही कहानी का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। व्यंग्यपूर्ण मतलब तो ताना देना, किसी को ताना देते हुए बताना। शुरू से ही ये कहानी का पात्र जो है व्यंग्यपूर्ण है, प्रमाण के साथ बताया। यानी शुरू से ही इस कहानी को व्यंग्यपूर्ण तरीके से बताया गया है, इसको प्रमाण सहित बताया। तो याद रखिएगा, पांचों लड़कियां तो तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त है। शुरू में कहा है कहानी में, जैसे कोयल घोंसले से में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। ये कुछ वर्ड लिखा गया इस कहानी में। पहला लड़कियों के बारे में बताया गया है, पांचों लड़कियां तहजीब की मूर्त है, जैसे कोयला घोंसले से उड़ जाए, चमक ऐसी कि मुंह देख लो, गाड़ी के बारे में बताया गया। यहाँ लेखक का ना लेखक ने लड़कियों की तारीफ की है, इसके अलावा गाड़ी की तारीफ की है। ठीक बच्चों, ये छुड़िया तो लिखना होगा, गाड़ी की भी तारीफ की है, गाड़ी की तारीफ की है, हर जगह लड़कियों को लेकिन फिर भी अनदेखा किया। लड़की का तारीफ किया कहानी में, लेकिन हर जगह लड़कियों को अनदेखा किया गया है, लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ कह रहा है, शुरू में पढ़िएगा तो लगेगा कि लड़की को बहुत ज्यादा वैल्यू है कहानी में। तारीफ लड़की का जम के पूरी कहानी लड़की के इधर गिर्द घूम रही है। लेकिन जब आप देख रहे हैं तो पूरी कहानी तो खोखा के और मदन के पास है। खोखा लड़की का कोई वैल्यू ही नहीं है कहानी में। सुशील बता दिया, सब बता दिया, कोई महत्व भी नहीं दिया गया है। तो ये बताता है कि ये जो है एक व्यंग्यपूर्ण पात्र है, व्यंग्यपूर्ण पात्र है, यानी व्यंग्यपूर्ण प्रमाण इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, और मैंने ये पूरा चीज आपको वीडियो के शुरू में ही पढ़ा दिया है। आपको वही लिखना है जो मैंने सारांश के रूप में पढ़ाया हुआ है। ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है बच्चों, जो आपको 2025 में ही पूछा गया है हाल फिलहाल में। तो वह क्वेश्चन क्या है? वह क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़की के नाम लिखे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सेन साहब की पांचों लड़की के नाम लिखे। आपकी किताब में नहीं है, बट ये 2025 में पूछा गया है। तो नाम क्या? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। ये भी बीबीआई टॉपिक था, मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए ये हमारा शॉर्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? सेनों ने किसके अनुसार सिद्धांतों को बदल दिया था? किसके लिए अपने नियम कानून बदल दिए थे सेन साहब ने? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो निश्चित तौर पे खोखा के अनुसार होगा। पूरा नियम कानून खोखा के लिए चेंज था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। खोखा के अनुसार, खोखा के लिए कोई नियम कोई कानून नहीं था घर में, तो खोखा के अनुसार सेनों ने अपने नियम को बदल दिए थे। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू बनते हैं, यह किसने कहा? तो मैंने आपको कहा ना कि जब मदन गाड़ी छूने जा रहा था तो उनके शोफर ने, ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया। मदन को चोट लगी, उसकी माँ ड्राइवर से झगड़ा करने आई। सेन साहब आए। सेन साहब ने जब ये हरकत देखा तो सेन साहब ने, तू तो सामंती सोच के थे, तो उन्होंने कहा दिया कि अगर लड़के पे तुम पाबंदी नहीं रखोगे तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। तो ये पात्र, ये कहानी, ये कहा गया वाक्य किसका है? तो सेन साहब का है। 18 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बोला गया है खोखा के दांत किसने तोड़े? जब खोखा बाहर लट्टू नचाने के लिए गया तो लट्टू नचाना चाह रहा था, मदन ने मना कर दिया तो उसने मदन को धक्का दे दिया, इसी में मदन ने उसे मारा, जिसके कारण खोखा के 2 दांत टूट गए। तो तोड़ा किसने बच्चों? तो मदन ने तोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, तो हम सबों ने देखा शुरू में देखा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1916 को पटना के बंदरघाट में हुआ था। पटना के बंदरघाट में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1916 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेन साहब की गाड़ी की कीमत कितना थी? 2019 में पूछा है। काले रंग की नई गाड़ी, नई मॉडल थी और कीमत कितना थी? 7500 रुपए, जिसको हम लोग 7,500 कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 7,500। कितनी थी? 7,500। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों, 7,500। ठीक है बच्चों। अगला है सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो भैया निश्चित तौर पर सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। कौन था बच्चों? खोखा था। बुढ़ापे में 5 बेटियों के बाद ये बेटा हुआ था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा मांग रहे थे, वह उनकी आंखों का तारा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, खोखा। ठीक है बच्चों, क्यों था? क्योंकि 5 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, बुढ़ापे में वो भी, इसलिए उनकी आंखों का तारा था। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो डैश से, किससे हो सकता था? खोखा से, मदन से, सीमा और शेफाली। सीमा और शेफाली बच्चों उनकी बेटी थी, इनसे तो कोई खतरा था ही नहीं। मदन से भी कोई खतरा नहीं था, मदन तो भैया उनके यहाँ के किरानी का बेटा था, खूब होता गाड़ी को छूटा। मेन खतरा उनको खोखा से था। खोखा कभी भी गाड़ी को की हवा निकाल देता, कभी गाड़ी को तोड़ देता बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खोखा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखते बच्चों। 8वां क्वेश्चन बोला गया है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ये 2020 में पूछा है। तो नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विष के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजनी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहन है बच्चों? पांचों किसकी बहनें थी? 2020 में पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं पांचों सेन साहब की पत्नी थी। और किसकी बहन होगी? तो खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी बच्चों? खोखा की बहन थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 9 नंबर का आंसर क्या होगा बच्चों? 9 नंबर का आंसर बी होगा, खोखा की बहन थी। अगला बोला गया 10वां नंबर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? याद रखिए, जब सेन साहब अपने मित्रों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, जहां चर्चा हो रही थी कि भविष्य में अपने अपने बेटे को क्या बनाया जाएगा, तो इसी पर सेन साहब ने जवाब दिया था अपने मित्रों को कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। इसी में उनका एक मित्र था जो पत्रकार थे, उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को पहले सभ्य व्यक्ति बनाऊंगा, अच्छा व्यक्ति बनाऊंगा, बाद में उसकी मन वो जो बनना चाहे बन सकता है। तो ये कथन किसका था बच्चों? ये कथन था सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही होगा बच्चों, सेन साहब। ए नंबर सही होगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी है। तो बच्चों ये कहानी है, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इसकी विधा क्या है। कहानी है, 2019 में 2020 में पूछा गया। विधा मतलब क्या होता है? यह किस तरह का चीज है, क्या है ये? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कहानी। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? धुतकार, प्यार, मार, फटकार। 2021 में पूछा गया बच्चों। तो याद रखिएगा, मदन के लिए सबसे मामूली बात मार खाना था।
वो हर बात पे बेचारे को मार लगती थी पिता से, सेन साहब कंप्लेन करते उसके लिए उसको मार लगती, तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन सी है? इनमें से कौन सी कहानी है जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा बच्चे, यहाँ नहीं होगा। कहानी का नाम क्या है? कौन कौन कहानी है? मछली, ठीक है, अक्षरों की कहानी, विष के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी। तो याद रखिए बच्चों, विष के दांत जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों बिटियां कैसी थी? 23 में पूछा गया। तो सेन साहब की पांचों बिटियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील। तो मैंने कहा ना शुरू में ही कि सेन साहब की बेटियां सुशील और सभ्य थी। ऑप्शन सुशील होगा, डी नंबर सही होगा। 14 क्लियर होगा बच्चों। 15 नंबर, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है बच्चों परिचित। क्या होता है? वाकिफ होना, परिचित होना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, 2023 में पूछा गया है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? 2023 में पूछा गया है। लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, ठीक है बच्चों, और प्रभावती शर्मा। तो आंसर होगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, रत्नावती शर्मा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। और कुछ ऑब्जेक्टिव बचा हुआ देख लेते हैं। मदन किसका बेटा था? 2023 में पूछा गया है। ड्राइवर का, मुखर्जी का, गिरधर का, पत्रकार था। तो याद रखिए बच्चों, मदन जो था उनके किरानी गिरधर का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर बोला गया है, विष का दांत। विष का दांत शीर्षक, विष का दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का कहानी संग्रह से लिया गया है? विष का दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो कहानी संग्रह है उसके किस संग्रह से विष का दांत दिया गया है? 23 में और 24 में पूछा गया है। मिलन, मित्र मिलन, क्या है बच्चों ऑप्शन? मित्र मिलन, विष के दांत और अन्य कहानियां, कुआसा, मौत का नगर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विष के दांत और अन्य कहानियां से विष के दांत को लिया गया है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है, ठीक है बच्चों। 19 नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों 2024 में पूछा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो हम लोगों ने कहानी के शुरू में ही पढ़ा, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब 5 लड़की के बाद बुढ़ापे में छठा क्या हुआ? बेटा हुआ। तो टोटल 6 बच्चे हैं सेन साहब के, ठीक है बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर किसकी जीत होती है? महल वालों की, ठीक है बच्चों, मासूम की, महल वालों की, मासूम की, झोपड़ी वालों की, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा महल वालों की जीत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2025 यानी नलिन बिलोचन शर्मा का मानना है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल वालों की जीत होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रस का शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम, ईर्ष्या, प्रेम, ईर्ष्या, संबंध या आदर। तो याद रखिए बच्चों, रस का मतलब होता है ईर्ष्या। रस का मतलब क्या होता है बच्चों? ईर्ष्या होता है, जलन होता है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रस का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन, ठीक है बच्चों। अब ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव के ये चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। मदन ने पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? आवारागर्द यानी मदन बाहर पड़ोसियों के लड़कों के साथ क्या कर रहा था? 2025 में पूछा है। पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो याद रखिए बच्चों, पड़ोसियों के बच्चों के साथ मदन जो है वो लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 2025 में पूछा गया बच्चों। इस तरह पूरा ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। जय हिंद, जय भारत। Yeah.